जिसकी वजह से हजारों हजार श्रमिक, मजदूर, गरीब बेतहाशा सड़कों पे अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने अपने राज्यों की ओर निकल पड़े। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? छोटी मोटी घटनाएं, जब कहीं कोई धार्मिक मामले होती है, मनीष विश्वास जी आपका भी स्वागत है, सुजीत रमन जी, सभी लोग का स्वागत है। जब छोटी मोटी कुछ घटनाएं होती हैं उन विषयों पर इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस लगातार डिबेट करवाते हैं, लेकिन अभी तक हजारों हजार श्रमिकों के मरने, रेलवे ट्रैक पर कटने से, सड़क दुर्घटना में, पैदल चलकर थक करके, भूख से, कई कारणों से। ओम प्रकाश पांडे जी आपका भी स्वागत है। विवेक विश्वास जी, बाबा आज महाराष्ट्र में मजदूरों की स्थिति देखकर आंखें भर आई, कहा कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोग उसी की तलाश कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोक कल्याणकारी राज की व्यवस्था है, लेकिन इन गरीबों के लिए आज न लोक दिख रहा है, न तंत्र दिख रहा है। कोई ऐसा तंत्र नहीं दिख रहा है जो इनके लिए आवाज लगातार डिबेट करता कि आखिर ये क्यों बेतहाशा, जैसे बिल्कुल वो मानव नहीं, जिस तरह से जो म्यूट होते हैं अन्य प्राणी कह लीजिए उसे, वो बिल्कुल बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं सोचने की शक्ति बची है कि हम कैसे हजारों किलोमीटर दूरी तय करेंगे, और लोग तय कर रहे हैं। कुछ रास्ते में मर रहे हैं, कुछ लोग दुर्घटना में मर रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पर लोग कट गए, साइकिल से हमारी माताएं अपना मंगलसूत्र बेचकर, मानिए तो ऐसा लगता है कि कहीं दो देशों के बीच में कहीं वार हुआ है, युद्ध हुआ हो, कहीं एक दूसरे के यहाँ पलायन की स्थिति, जिस तरह से वो 47 में जो हुआ था, उससे भी भयानक की स्थिति दिख रही है कि लोग चले जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कितना दूरी उन्हें तय करना है। और हमारी पूरी सिस्टम वो देख रही है, लोग जा रहे हैं। महिलाएं अपने कांख में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रही हैं, गोद में लेकर जा रही हैं, वृद्ध को अपने कंधे पर लोग लेकर जा रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं। मैंने ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां पे ये काम करने वाले थे वह जगह इनका नहीं रह गया, वह इनके लिए पराया जगह हो गया। हम इसी चीज पर, हम आज इसी विषय पर अपने सामाजिक योद्धा, सामाजिक लोगों के बीच में इस बात को रख रहे हैं, और हम इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस से भी ये जानना चाह रहे हैं। आप लोग जितना हो सके, जो भी मीडिया हाउस के बड़े लोग हैं, इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर जरूर भेज दीजिएगा कि यह बिहार की माटी से एक आवाज उठ रही है कि चुनाव वगैरह का जब समय आता है तो सामाजिक मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर
काफी चर्चाएं होती हैं, होड़ लग जाती है सारे मीडिया हाउस पर। लेकिन यह जो स्थिति है इस देश में कि आज लोग मर रहे हैं सड़कों पर, ऐसा दृश्य किसी अन्य देशों में नहीं दिख रहा है। लेकिन यह कोरोना से जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा लोग सड़कों पे मर रहे हैं, और यह दिख रहा है, लोग पैदल जा रहे हैं। और ऐसे चीज की सजा इस भारत की माटी पर मिली है, ऐसे लोगों को मिली है जो कहीं से भी इस क्राइम के लिए, जो क्राइम कह रहा हूं मैं, इस क्राइम के लिए वो कहीं से भी दोषी नहीं है। न तो कोरोना को लाने में उनका कहीं योगदान है, अरे वह तो इस देश को बनाने में पूरा जीवन लगा चुका, उसके पैर में छाले पड़ते हैं, उसके हाथों में ठेले पड़ते हैं, पूरी जिंदगी वो अपना आज तक जो 70% जो लोग हैं, मैं बार बार कहा हूं कि जिनके पास अपना आज तक छत नहीं है, अपनी बालकोनी नहीं है, उनसे थाली बजवाने के लिए और जो भी दिया जलाने के लिए बातें होती हैं वो करने में सक्षम नहीं है। धीरेन्द्र जायसवाल जी, मुकेश जी, सभी लोगों को, नूर मोहम्मद जी, सभी लोगों को बिहार की माटी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जिस तरह से, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं सजा लेने को तैयार हूं, जिस तरह से हत्या के लिए प्रेरित किया जाता है, तो जो हत्या के लिए जो लोग प्रेरित करते हैं सुसाइड के पोजीशन में, की परिस्थिति में, तो उसके लिए, सुसाइड के लिए बाध्य करने वालों के ऊपर जो सजा का प्रावधान है भारतीय आईपीसी की धारा के तहत जो है, उस तरह से सिमिलर लगता है कि जिन लोगों की वजह से, जो भी लोग हैं, यह पता लगाना चाहिए। मैं इस देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आग्रह कर रहा हूं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन से मैं ये आग्रह कर रहा हूं, स्टेट ह्यूमन कमीशन से, स्टेट के जो चीफ जस्टिस है उनसे भी आग्रह कर रहा हूं, सभी कंसर्न राज्यों से, कि इस बात के लिए एक इंक्वायरी सेटअप क्यों नहीं हो रही है। आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गई, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। एक पहला जो मैं बता रहा हूं, पहला है कि जानबूझ करके आजादी के 73 वर्षों तक हमारे इस देश में, भारत की भूमि पर गरीबों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं की गई, ताकि हमारे गरीब मजदूर जो आज मर रहे हैं उनके बच्चे और वो शिक्षित हो पाते। आज यदि वो शिक्षित होते तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने के दुस्साहस इस माटी पर किसी की नहीं होती, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे वो कंपनी के बड़े बड़े मालिक हो। एक रणनीति के तहत, साजिश के तहत इस देश के बड़े तबकों को शिक्षा से दूर रखा गया। और यही 70% लोग जो है वह मतदान के लिए जाते हैं आजादी के बाद से, इन्हीं के अंदर उत्सुकता होती है वोट देने के लिए। मिनरल वाटर और एसी में रहने वाले लोग नहीं जाते जल्दी वोट देने, जहां कहीं कड़ाके की धूप हो गई तो घर से नहीं निकलते एसी छोड़कर। लेकिन यह 70% की जो आबादी है, यही लोकतंत्र को बचा कर रखी है इस देश में, वो मतदान में भाग लेने जाती है। यही लोग हैं जो चुनाव के समय में आते हैं और अपने अपने राज्यों के लोगों को माननीय बनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर जितने सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जो लोग भी हैं, सबको माननीय बनाने वाले यही 70% लोग हैं जो आज सड़कों पर इनकी मौत हो रही है। और बहुत हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद इसलिए है कि इसके लिए कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठ रही है कि एक इंक्वायरी सेटअप हो इस देश में। कैसे ये जहां काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं खुद ही मानता हूं कि मुझे ही नहीं पता था कि हमारे यहां 50 लाख और 1 करोड़ जो हमारे नागरिक ये हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं,
ये अन्य राज्यों में रहते हैं, और यह असेसमेंट तो सरकार के लोग भी नहीं कर पाए। मैं तो राज्य की सरकारें जो बनी हैं उनको मैं इसके लिए एक तरह से दोषी मानता हूं कि उन्होंने नई फैक्ट्रियां तो नहीं बैठाई। जो फैक्ट्रियां हमारे यहां थी मजदूरों के काम करने के लिए, फैक्ट्रियों को लोगों ने बंद करवाया। ऐसा माहौल क्रिएट किया, दहशत का माहौल क्रिएट हुआ इस राज्य में कि जो भी उद्योगपति थे वो छोड़कर चले गए। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अस्पताल की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कोविड-19 में हमारे सामाजिक योद्धा और जो सामाजिक लोग हो, कम से कम देखो मुट्ठी भर लोग भी यदि सच बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वो माटी मजबूत होती है, उस राष्ट्र की भलाई होती है और राष्ट्र बचता है। या 70% जो लोग आज सड़कों पे से गुजर रहे हैं, इसके लिए एक जिम्मेवारी तो फिक्स होनी चाहिए इस देश में। हमारे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लोगों ने उनके कहने पर कि एक मजबूत प्रधानमंत्री हमारे हैं, लोगों ने उनको समर्थन दिया पूरे देश में। मुझे तो ये कहने में थोड़ी तो आपकी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि निश्चित तौर पर उस पद के लायक उनके पास अनुभव नहीं था, लंबा अनुभव नहीं था सेंट्रल में रहने का। न राज्य सरकारें उनकी बात मान रही हैं। पहला मौका इस देश में ऐसा लगता है कि सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी डफली बजा रही हैं। एक रात में इस देश में नोटबंदी की बातें हुई थी, चलिए कोई बात नहीं था, क्योंकि ये गरीब जो थे इनका काला धन और इनके पास पैसे उस तरह के नहीं थे। लेकिन जो ये लॉकडाउन कराया गया, लॉकडाउन से उन पैसे वालों का बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा है, बिगड़ गया तो इनका जीवन चला गया। जीवन लीला समाप्त हुई हमारे राज्य में, हमारे देश में। भारत भूमि के गरीबों की हत्याएं हुई। मैं हत्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप किसी को छोड़ दीजिएगा जो तैरना नहीं जानता है सड़क पर, उसको डाल दिएगा नदी में तो डूब ही जाएगा ना। लोग देख रहे हैं तमाशा, मीडिया हाउस भी दिखा रही है कि लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लगता है कि भेड़ियों का बाजार है, जा रहे वो मानव है ही नहीं है। और मानव बहुत पाप लगेगा इस भारत भूमि के वैसे लोग जो जिम्मेवार हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बहुत पाप लगेगा। आश्चर्य लगता है कि कहीं से भी विश्व के किसी कोने से यह इस तरह का दृश्य नहीं दिख रहा है। पड़ोसी किसी राज्य में देशों में नहीं दिख रहा है। लेकिन यह दृश्य सड़कों पे जाकर के लोग मर रहे हों और हमारी व्यवस्था कुछ नहीं रोक पा रही हो, व्यवस्था ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती हो कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अक्सर मैं डिबेट देखता हूं, भाजपा की तरफ से समित पात्र आते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग डिबेट करते हैं। यह डिबेट का विषय क्यों नहीं बन रहा इस देश में कि कौन जिम्मेवार है इन गरीबों के मरने के लिए? ऐसी हालत कैसे उत्पन्न हुई? क्यों नहीं इनको विश्वास दिलाया गया? क्यों नहीं इनको कॉन्फिडेंस दिया गया? उन फैक्ट्री मालिकों के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए? इसलिए लोग पीछे हट रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती तो स्वयं से हो चुकी है। लेकिन हमारे यहां का जो सिस्टम है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यदि कार्यपालिका से गलती हुई तो हमारी न्यायपालिका हमारी इस लोकतंत्र की प्रहरी है। मैं भारत भूमि की तरफ से विनती कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सीजीआई से कहना चाह रहा हूं, जो लोग भी न्यायपालिका के रखवाले हैं उन लोगों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पर।
निर्देश देना चाहिए सरकारों को। आखिर कैसे एक विश्वास, भरोसा, ये 70% जो आबादी है इस देश की, उसकी भरोसा टूटेगा न्यायपालिका से, इस व्यवस्था से। वो मानने के लिए विवश होंगे कि हम गरीब हैं, हमारे लिए इस देश में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई न्याय नहीं है हमारे लिए। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं, महामारी के नाम पर लूट मचा है। अरे भाई लूटो ना, कौन रोका है लूटने से तुमको? लेकिन लोगों की मौत से मत खेलो ना। अब जो है लूटपाट, घोटाला, यह सब चाहे वो भारत की सरकारें हो, राज्य की सरकारें हो, वो एक आवश्यक बुराई के समान इन लोगों ने धीरे धीरे भ्रष्टाचार करते 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 उसको आवश्यक रूप दे दिया है। कोई भी सरकार हो। इसलिए अभी लूटपाट की बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस देश में मानवता संसार हुई है, गरीब मरे हैं, इस भारत भूमि की माटी करा रही है कि इतना बड़ा अन्याय कैसे हमारे भूमि पर हो गया। हमारे इस देश के महानायकों को आत्माएं करा रही हैं। यह क्या हो गया? आप लोग ही इस पर विचार करिए। क्यों नहीं डिबेट का मुद्दा बन रहा है मीडिया हाउस में? कौन है जिम्मेवार इन गरीबों के मरने के लिए? सड़कों पर कैसे इनको जाने दिया गया, कैसे छोड़ा गया इन्हें? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है इस देश के सामने। विश्वास उठ जाएगा 70% ऐसे गरीबों का न्यायपालिका के प्रति, व्यवस्था के प्रति। एकदम जितना जल्द हो सके मैं मांग करता हूं इस देश के स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से, कि विचार करिए आप लोग कि इन गरीबों के मौत का जिम्मेवार कौन? क्या इस देश का कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, सुविधा संपन्न लोगों के लिए है? जितना जल्द हो सके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का गठन किया जाए इस देश में, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप किया जाए। लेकिन सेटअप किया जाए कि आखिर कौन से लोग हैं इसके लिए जिम्मेवार, कैसे ये सारी चीजें हो गई। अरे आज बड़े लोगों के साथ हुआ रहता तो आज बहुत सारी चीजें इस देश में हो गई रहती। लेकिन वो बेसहारा है, गरीब है, वो म्यूट की तरफ अपनी आवाज नहीं लगा पा रहे हैं। उनके पक्ष में इस देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता खड़ा नहीं हो रहा है। ना तो ये कोरोना को के वाहक थे, ये लाने वाले थे। बिल्कुल इस देश की, जितेंद्र जी लिख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बाबा जो जहां से जिन राज्यों से पैदल गुजर रहे हैं वहां से ही उनको ट्रेस करके उनको घर पहुंचाया जा सकता था। क्या भारत अखंड है या नहीं है? बिल्कुल आप लोग चिंतन करिए, आवाज लगाइए। कोई भी हो सरकारी पद पर जो है, इस देश के संसाधनों पर एक एक नागरिक का अधिकार बराबर का है। व्यवस्था का अपनी काम करती, कार्यपालिका अपनी काम करती, न्यायपालिका अपनी काम करती, तो यह श्रमिक जो है, यह गरीब जो है, यह मजदूर जो है, यह भी अपने दोनों हाथों को जीवन भर समाज के लिए देता है। पैर में उसके ठेले पड़ते हैं, छाले पड़ते हैं, उसके श्रम का उपभोग सभी लोग करते हैं। लेकिन जिसने सबको, मैं तो कह सकता हूं कि जिसने इस देश का पालन किया है, पोषण किया है,
विकास किया है जिसने, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो भोला भाला है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। आप लोग सोचिए, विचारिए। गरीबों की मौत पर कहीं मीडिया हाउस में डिबेट नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं धार्मिक मामले में कहीं एक दो की मौत हो जाएगी, कहीं कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी, कोई फालतू टाइप का नेता कुछ लूज टॉक कर दिया तो उस पर डिबेट चलेगा 10-10 दिन तक टीवियों पर। मीडिया हाउस की भी प्रतिष्ठा दांव पर है इस देश की माटी पर। इसको खोजना चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। जिस तरह से किसी को सुसाइड के लिए प्रोत्साहित की प्रेरित किया जाता है, हमारे यहां संविधान में है उसके तहत दंड का प्रावधान। आखिर इन जो गरीब आज मरे हैं अभी तक, उनको समझाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए क्यों नहीं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, या वो फैक्ट्री के मालिक हों, इन लोगों ने क्यों नहीं कदम उठाया? जो खबरें आ रही हैं, लोग भूखे मरने पर विवश हुए, पैसे नहीं थे उनके पास, इस भारत भूमि की माटी की महिलाएं अपना मंगलसूत्र बेची हैं। इससे भी शर्म की बात हो सकती है क्या इस माटी के लिए? और सभी लोग मौन होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। संपन्न घराने की माताएं बहनों का जो मंगलसूत्र का जो महत्व है, वही मंगलसूत्र का महत्व जो है हमारे इन गरीबों के की माताओं और बहनों का भी मंगलसूत्र का वही महत्व है। मीडिया के हाउस के लोग लगातार डिबेट चलेगा, लेकिन देश आज कराह कर पूछ रहा है। गरीब लोग करा रहे हैं, भारत की माटी करा रही है। हमारे जितने महानायक थे इस देश को आजाद कराने वाले, उनकी आत्माएं करा रही हैं, चीख रही हैं कि यह हमारे देश में क्या हो गया। 47 का जो बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान, उससे ज्यादा बुरा दृश्य लोग बताते हैं कि वो दिख रहा है। अपने घरों, अपने ही देश में, अपने देश में लोग बेगाने हुए हैं। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरी इस आवाज को इस देश के जितने मीडिया हाउस के लोग हैं वहां तक पहुंचाइए, इस देश के स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचाइए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचाइए। और एक तो लगते हैं कि बिहार से ही है, स्टेट गृह राज्य मंत्री बिहार के ही हैं, शायद नित्यानंद राय जी। श्रीवास पुरुषोत्तम जी, संजय, सैल्वी कुंदन, सभी सामाजिक योद्धाओं का आभार है। लेकिन ये सारी चीजें आप लोग अपने स्तर से भी लिखिए, एक पत्र जरूर लिखिए आप लोग इन गरीबों के लिए कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए इस देश में। यह जांच का मुद्दा बनता क्यों नहीं है कि किन की वजह से, आखिर कोई तो वजह होगा। गलती कहीं और हुई और सजा ये हमारे गरीब भुगत रहे हैं। अभी तक किसी भी सरकार ने आगे आकर नहीं कहा कि जिन श्रमिकों का मौत हुआ है हम उनके परिवारों को उनको मुआवजा देंगे। क्या हो गया है इस माटी को? आप लोग आवाज लगाइए,
डरिए मत, घबराइए मत। ऐसे भी अघोषित इमरजेंसी थी, बात ज्यादा बढ़ेगी तो लोग इमरजेंसी लगाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जब भारत की माटी को बचाने की बात आएगी, बिहार की माटी को बचाने की बात आएगी, तो हम लोगों को तैयार रहना है जुल्म सहने के लिए। हमारे महानायक जुल्म सहे थे, तब हमें आज आजादी मिली थी, और वो आजादी आज खत्म होती दिख रही है। शानियों में एक एक गरीब का हम लोग इस बार हिसाब लेंगे बाबा जी, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। श्रीवत्स पुरुषोत्तम जी, मृत्युंजय कुमार, सभी लोग, समझ में नहीं आ रहा है। इस पर इतना सीरियस मामला है कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था हमारी न्यायपालिका को, हमारे सभी लोगों, जितने लोग भी उस शिखर पर बैठे हुए लोग हैं। एक दो दुर्घटना नहीं हुई है, इतने लोग मरे हैं। इसका तो मैं मांग करता हूं भारत की सरकार से, राज्य की सरकारों से, कि आप सूची तैयार करिए कितने लोग मरे हैं। वीआईपी मरे होते तो इसके लिए तुरंत लिस्ट तैयार हो गया होता, लेकिन चूंकि गरीब मरे हैं, वो अपनी आवाज नहीं लगा पा रहे हैं। तमाशा हो गया इस देश में। 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लोग पैदल चल दिए, और रास्ते में किसी राज्य की सरकारों ने नहीं देखा। बिल्कुल अविवेकपूर्ण, बिल्कुल अनुभव की कमी दिख रही है। असेसमेंट यह देश का जो लोग भी इस देश के अभी तत्काल, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे राज्य की सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनके लोगों ने जो उनको बताया, सलाह दिया, वह बिल्कुल सही नहीं था। मैंने अखबारों में देखा कि गोयल साहब कह रहे हैं कि मैं 1200 ट्रेन लेकर तैयार हूं, लोग ले नहीं जा रहे हैं। जब इस तरह की हालात होने वाली थी तो इतना विलंब करने की क्या जरूरत थी। और पोल खुल के रह गया। इस कोरोना ने, कोविड-19 ने इस देश के सारे सिस्टम का पोल खोल के रख दिया। फार्म हाउस लोगों ने खोला, विकास के पैसे को लूटकर। विकास नहीं हुआ, अस्पताल सही नहीं हुए, और हमारा तो राज्य इसमें सबसे अग्रणी रहा है। विकास में तो नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार में मेरा यह राज्य जो है सबसे अगले पावदान पे खड़ा रहा। लेकिन ये घोटाले वगैरह की बात हम लोग कोविड-19 लॉकडाउन खत्म होने दिए, लॉकडाउन के बाद हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग आवाज लगाइए कि जो ये मजदूर मरे हैं, इनके परिजनों के लिए मुआवजा की घोषणा भारत की सरकार क्यों नहीं कर रही है, राज्य की सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं। और किसी भी पार्टी के लोग, राजनीतिक दल के लोग इस पर आवाज नहीं लगा रहे हैं, डिबेट के लिए लोग नहीं बैठ रहे हैं। वो इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि अब तक यही होता रहा कि आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ड्रग माफियाओं के खिलाफ मैं अकेला लड़ता रह गया, आवाज लगाता रह गया। किसी भी राजनीतिक दल ने उसको इशू नहीं बनाया, विधानसभा में उसे नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं भी तो इसका हिस्सेदार रहा हूं, मेरे भी पीरियड में ऐसा हुआ है। आप लोग अपने अपने अंदर के भगवान को जगाइए, और जो धरती के भगवान वो हैं, देश के निर्माण में जिनका बड़ा योगदान है, उनकी मौतें हो रही हैं, उनके परिजनों के और उनके बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग चिंता करिए। और एक जांच कमेटी तो बननी ही चाहिए इस देश में। इसके लिए आप लोग अपने स्तर से भी लिखिए इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को,
राज्यों के चीफ मिनिस्टर को लिखिए, गृह मंत्री को लिखिए, सभी को लिखिए आप लोग कम से कम इतना तो अपने आप को इस बात के लिए दोषी नहीं मानेंगे कि आपने पत्र भी कम से कम नहीं लिखा था। जितने मजदूर मरे हैं उनकी आत्माएं करा रही होंगी, वो अकाल मृत्यु है। सभ्यता संस्कृति की बात करने वाले लोग, जो धर्माचार्य, जो गुरु हो, आप अच्छे से बताओ लोगों को कि अकाल मृत्यु क्या होती है। सिर्फ चांदी के सिंहासन पर बैठकर प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा। और किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी भी धर्म के लोग हो, प्रचारक बनने की जो गलती करते आए हो, आज भारत की भूमि कह रही है कि आप सारे धर्मों के धर्मगुरु मानवता के रक्षार्थ बोलो, क्योंकि इसमें मरने वाले किसी जाति विशेष के नहीं है, धर्म विशेष के नहीं है। यहां जो मौत हुई है वह मानवता की मौत हुई है, भारत भूमि के गरीबों की मौत हुई है। सारे धार्मिक लोगों से मैं आग्रह करता हूं, धर्मगुरुओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग एक हो जाओ, आवाज लगाओ। क्या कैसे हो रहा है इस देश में? क्योंकि मुझे पता है कि जितने इस तरह के लोग हैं, जब जब चुनाव आता है तो आशीर्वाद लेने आते हैं तुम लोग के पास। इस बार आशीर्वाद मत देना ऐसे लोगों को जिन लोगों ने मानवता को शर्मसार किया है इस भारत की माटी पर। और आप लोग भी आवाज लगाइए। पंद्रह लाख विदेश से पैसा लाने वाला काले धन की जो बात करता था इस देश में, माननीय बाबा रामदेव जी, आपसे भी यह भारत भूमि आज मांग कर रही है कि आप क्यों चुप हैं इतने गरीबों के मौत पर? क्या आप भी उद्योगपतियों की श्रेणी में हो गए हैं? इस देश के धनी व्यक्ति हो गए हैं? आपका भी सोच बदल गया गरीबों के लिए? क्योंकि आपको भी इतिहास का पता है, इस देश के लोगों को कैसे मीडिया के लोगों ने आपको वहां से वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन गरीबों की बात आपके जुबान से निकलनी चाहिए। इस देश में एक दो की मौत नहीं हुई है, हजारों लोग मरे हैं, और आवाज नहीं उठी तो भी और लोग मरेंगे। पूरा व्यवस्था, पूरी सिस्टम इस देश की कटघरे में खड़ी हो गई है। कैलाश कुमार जी, रोशन सिंह राठौर जी, सभी लोगों का इस माटी पर स्वागत है। आप लोग आवाज लगाइए, एक पत्र जरूर लिखिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई सुधार की बातें बड़ी हुई हैं तो वो बिहार की माटी से हुई है। हमारी माटी वीर कुंवर सिंह की माटी है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मेरी माटी राजेंद्र बाबू की माटी है, मेरी माटी महात्मा बुद्ध की माटी है, विद्वानों की माटी है, हमारी वीरों की माटी है। और सबसे ज्यादा यदि मजदूर मरे हैं, गरीब मरे हैं, तो हमारे बिहार राज्य के मरे हैं। गोपाल सिंह पनवार, फार्मासिस्ट बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में शिक्षकों और लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कोरोना ड्यूटी में। सरकार करना क्या चाहती है? क्या इस तरह कोरोना खत्म होगा देश में? अरे फार्मासिस्टों की बहाली सरकार कर दी होती तो ड्रग माफिया का साम्राज्य खत्म हो गया होता ना। मैं तो बच्चों कह रहा हूं कि अब 2-4-6 महीना बर्दाश्त करो। कोई भी सरकार रही हो, चूंकि वो ड्रग माफियाओं के चंगुल में रहती है, इसलिए फार्मासिस्ट के महत्व को क्या समझेगी वो? और सबसे बड़ी चीज है कि अब व्यवस्था अहंकारी हो गई है, तो किसी की नहीं सुनेगी। रोशन सिंह ने लिखा, बाबा रामदेव जी की संपत्ति में काफी इजाफा, प्रोडक्ट फेल। यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि आश्चर्य लगता है कि लाल कपड़ा धारण करना, इस सभ्यता संस्कृति के भेष में आना, और सबसे बड़ा धर्म जो होता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है, और मानवता सबसे बड़ी धर्म है। इस पर कहीं से भी किसी धर्म के धर्म गुरुओं की आवाजें नहीं आ रही हैं, चाहे वो इस्लामिक धर्म गुरु हो, चाहे हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु हो, चाहे
जो क्रिश्चियनिटी के हैं, मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि आपकी भी जवाबदेही है, आप भी इस माटी के हैं। यही इन श्रमिकों के हाथों का के श्रम का जो उत्पादन होता है, जो परिश्रम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप भी लाभान्वित हुए हैं इस देश में। आप सिर्फ अपने मंदिर और मस्जिद और गिरजा में प्रार्थना करते रह जाएंगे, लेकिन ये श्रमिक अपना जिस दिन काम बंद कर देंगे या श्रमिकों का अस्तित्व मिट जाएगा तो आप वहां भूखे मर जाइएगा। समय है सभी लोगों को मिलकर के इस भारत भूमि की माटी की लज्जा रखने की, अपने महान नायकों की प्रतिष्ठा को बचाने की, उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो विजन था, उसको फिर से एक बार भारत भूमि में ला करके इसे बचाने का। बिहारियों का इतना अपमान मैंने कभी नहीं देखा। जिस बिहारी वर्कर्स ने देश को आगे बढ़ाया, आज उसी की लोग जानबूझकर मार रहे हैं। ये बिहार की माटी है, बिहार की माटी है, बिहार की माटी है, बिहार की माटी है। एक तरफ ये बुद्ध की माटी है तो दूसरी तरफ ये वीर कुंवर सिंह की भी माटी है। बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है कि पूरा हमारा देश का सिस्टम जो है वह पता नहीं अपने जुबान पे क्यों लगाम रख लिया, उंगलियां रख लिया है। उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है। बिल्कुल हमारे देश का लोकतंत्र जो है, मैं बार बार चिंता कर रहा हूं कि मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया, तो ये मुट्ठी भर वही लोग हैं जिन्हें ये पता है कि हम ही लोग मिलकर दुकान लगाएंगे और लोग जाएंगे कहां। लेकिन बिहार की माटी इस बार बताएगी लोगों को कि नहीं, पैसा आवश्यक है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। आवाज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, इस पर डिबेट नहीं हो रहा है कि ये मरने के लिए कैसे ये विवश किए गए। कौन से लोग हैं जिनके चलते ये मरने के लिए सड़कों पे गए। बहुत चिंता का विषय, बहुत चिंता का विषय है। और इस माटी, भारत की माटी में से लोगों को विचार करना चाहिए। और मैं एक बार पुनः इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस, मैं नाम सबका जानता हूं लेकिन नहीं ले रहा हूं, कॉमन मामला है, सभी मीडिया हाउस से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग मजदूरों के मरने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेवार है, इस पर डिबेट करवाइए। जिस तरह से डिबेट आप छोटी मोटी घटनाओं पे करवाते हैं, यह इस माटी का, इस भारत भूमि का बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है। और आप लोग डिबेट कराएंगे तो कम से कम जो मरे सो मरे, जो लोग अभी भी सड़कों पे जा रहे हैं वो तो कम से कम बचेंगे। और आप लोग इसको उठाइए कि जितने गरीब और श्रमिक मरे हैं इस देश में, उनके लिए मुआवजा में सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है घोषणा करने में, चाहे वो भारत की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो। चंद्रकांत मिश्रा जी, मृत्युंजय कुमार मीडिया में भी नहीं, सभी जगह करप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जगह अच्छे लोग नहीं है। मैं तो जगाने का काम कर रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उनका ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं, विनती कर रहा हूं उनसे कि आप लोग भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप लोग भी इसे उठाइए, डिबेट का हिस्सा बनाइए कि आखिर ये मजदूर मरे तो कैसे मरे। आज भी सरकारी कर्मी, मेडिकल से जुड़े लोग और सरकारी दलाल, ड्रग माफिया गोविंदा रोड से जुड़ा है, यही लोग के इस धंधे से जुड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बच्चा पूछ रहा था बार बार, फार्मासिस्ट चूंकि बेरोजगार है, तो हमने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि चूंकि फार्मासिस्ट के महत्व को सरकार समझ जाएगी, उसकी बहाली कर देगी, तो फिर ड्रग माफियाओं का साम्राज्य कैसे चलेगा यहां पर। आप उठा करके सचिवालय का सीसीटीवी कैमरा सर्च करवाइए ना, जितना ड्रग माफिया का सरगना है सब सचिवालय में घूमता रहता है, ड्रग डिपार्टमेंट पे घूमता रहेगा वो। मृत्युंजय कुमार, मीडिया ने पीओके का मुद्दा उठाकर लोगों को भटकाने का काम कर रहा है।
देखिए ऐसा है कि पीओके और ये डोकलाम, ये सारी चीज़ें जो हैं, पीओके का अपना इम्पोर्टेंस है, डोकलाम अपना है। डोकलाम और उससे बड़ा मामला मैंने उठाया था कि दोनों जगह से, आप लोग यूथ है, आप लोग सर्च करिएगा, वाल्मीकि नगर का सुस्ता। सुस्ता पहले इंडिया का था और आज पूरा का पूरा विवादित भूमि हो गया। और वाल्मीकि नगर का जो चुनाव आने जा रहा है उस पर हम लोग इस पर अपना प्रयोग करेंगे, सामाजिक योद्धाओं को उतारकर। पीयूष राज सिंह, तो हमने आज इसी विषय को रखा कि भाई क्यों, आखिर इनका क्या गलती है, क्या दोष है इनका। और जहां तक लीगल भाषा है, प्रथम दृष्टया जो है वो दोषी सरकार है, बिहार की सरकार है। इसलिए सरकार है कि बिहार की सरकार ने रणनीति के तहत गरीबों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा का मंदिर था उसको इन लोगों ने रणनीति के तहत ध्वस्त कर दिया। इनके गरीबों के बच्चे पढ़े नहीं। इनकी जो फैक्ट्रियां हमारे यहां थी उन फैक्ट्रियों को लोगों ने बंद करवा दिया। हमारी राज्य सरकारों ने हमारे उद्योगपतियों को सुरक्षा प्रदान नहीं किया। सचिवालय का जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है, एक लाइसेंस लेने के लिए जाने वाले उद्योगपतियों को लाइसेंस लेने में 2-2, 4-4 साल लगेंगे। यदि कोई उद्योगपति अपना करके पूंजी फंसा दिया तो ये सोचते हैं लोग, अरे पूंजी तो फंस गया है, कुछ और हमें दक्षिणा देगा। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए सारा दोष जो है, सरकार ने एक रणनीति के तहत अन्याय किया है। खास सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। विकास की गति जैसे चलती है, लंबी प्रक्रिया होती है। यह वर्ड में आ नहीं है, यह वर्ड है अभी वर्तमान में इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी को मैं बहुत सम्मान देता हूं, आपके दीपक कुमार जी को। एक बार मैं पीएमसीएस पर जब लगातार संघर्ष कर रहा था, मैंने छोड़ा था, निराश हो गया था, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि गुड्डू बाबू, विकास की प्रक्रिया लंबी चलती है, आप पीएमसीएस को मत छोड़िएगा। तो ये उसी तरह से जैसे विकास की प्रक्रिया चलती है, उसी तरह से भ्रष्टाचार की जो प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई 1986 में, इस राज्य के, मुझे कहने में कोई दिक्कत अब नहीं है, इस राज्य के एक चीफ मिनिस्टर ने म्यूट के जमीन को लूट लिया, एक कोऑपरेटिव बना करके विधायक और सांसद कोऑपरेटिव बनाया, और वेटनरी कॉलेज की जमीन को लोगों ने लूट लिया। वेटनरी कॉलेज की व्यवस्था को लोगों ने बर्बाद कर दी। वहां जो वैक्सीन प्रोडक्शन होते थे विदेशों में जाया करते थे। एशिया का सबसे एक नामी जो था वेटनरी इंस्टीट्यूशन था, उसकी जमीनों को लूटा गया। पूरे बिहार के पशुपालन विभाग की जमीन की लूट हुई। पूरी व्यवस्था को जैसे बर्बाद किया जा सकता है, सभी लोगों ने किया है, किसी खास लोगों ने नहीं किया। सबका योगदान है उसमें। और ये सब डिबेट अब तो सड़कों पे होगी आने वाले समय में। हम बिल्कुल, ये भारत माटी की आवाज है कि गरीबों की जो मौत हुई है, आप लोग संकल्प लें कि उनकी, मैं उसे शहादत की संज्ञा दे रहा हूं कि जितने हमारे गरीब मरे हैं, जितने श्रमिक मरे हैं, उनका शहादत इस भूमि में हुआ है, इस भारत भूमि में हुआ है। और इस भारत भूमि के यूथ आने वाले समय में इनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। और उनके परिजनों, जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों के लिए जितना बन पड़े अपने स्तर से उनको सहयोग करना है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी लोगों को मिलकर आगे आना है। क्योंकि गरीब हैं आज, लेकिन उनका महत्व कम नहीं है। आज आप पटना का उदाहरण दे रहे हैं कि लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, सारी सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, लेकिन वह गरीब आता है और आपके गलियों से कूड़ा उठा कर ले जा रहा है। उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है, पांव में उसके ढंग से जो सेफ्टी का होना चाहिए वो नहीं है।
नाली, लैट्रिन, बाथरूम, अस्पतालों में, ऑफिसों में साफ करने वाले के पास, उसके पास सेफ्टी का, सुरक्षा का कोई सामान नहीं दिया जाता है, और वैसे लोगों की मौत हुई है। इसलिए आप लोग यूथ हो, आप लोग अपने अंदर में भगवान को जगाओ, और ये धरती के भगवान जिनकी मौत हुई है, इनके लिए जो कुछ भी कर सकते हो अपने स्तर से जरूर करो। और एक पत्र मैं आग्रह कर रहा हूं, जितने लोग इसको देख रहे हैं, एक पत्र इस देश के प्राइम मिनिस्टर के नाम से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के नाम से, गृह मंत्री के नाम से, सभी जगह आप लोग एक पत्र लिख दें। हो सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी आप लोग लिखें, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। इस देश में जो गरीब मर रहे हैं, इनकी कहीं कोई गलती नहीं थी। कोई कहता था कि नहीं आने देंगे, कोई कहता था कि बुला लेंगे, माने सारी चीजें लोग अपने स्वार्थ में करते चले गए। नतीजा सामने है, इतना विलंब हो गया, लोग भूखे मरने के लिए विवश हो गए। वहां पर फैक्ट्री के मालिकों ने सपोर्ट नहीं किया, वहां की राज्य सरकारों ने भरोसा नहीं दिलवाया, भारत की सरकार ने अविवेकपूर्ण निर्णय लिया। नतीजा है कि गलतियां लोगों से हुई, सिस्टम से हुआ, और मौत की ये झेल रहे हैं, पनिशमेंट इन्हें मिल रहा है। इसलिए जितना जल्द हो सके इस देश में एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की जाए, या एक हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट करे सरकार। गृह मंत्रालय से मैं मांग करता हूं, और टाइम लिमिट में, ये 10 साल का मामला नहीं है, टाइम लिमिट में ये सामने आनी चाहिए बात कि इसके लिए कौन से जिम्मेवार हैं। फैक्ट्री मालिकों ने पैसा देना बंद कर दिया, फैक्ट्री मालिकों ने पैसा देना बंद किया, भूखे मरने लगे हमारे गरीब। तब वो मौत, कोरोना से वो नहीं डरे, वो डरे भूख से। पूरी जिंदगी देश को बचाने में जिन्होंने लगाया, वो भूख की तड़प से, बच्चों को बढ़ते हुए, तड़पते हुए। मैंने आज ही पढ़ा है कि एक महिला सड़क के किनारे से जूठा उठा करके खाई और बच्चों को खिलाई। उस स्थिति में लोग जी रहे हैं जान बचाने के लिए। और मीडिया हाउस के लोग से फिर मैं आग्रह कर रहा हूं कि इसको डिबेट का विषय बनाइए। आप लोग मांग करिए, एक इंक्वायरी सेटअप हो इस देश में कि कौन से लोग जिम्मेवार हैं, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। कुछ रोशन सिंह राठौर, कुछ पत्रकार उठाते हैं तो सिस्टम हावी हो जाता है। तो सिस्टम यदि हावी हो जाएगा, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मेरा देश उन लोगों से आजाद हुआ है जिनके जमाने में कहा जाता था कि अंग्रेजों के जमाने में सूर्यास्त नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का गुलाम, वो अमेरिका जो आज विकसित देश अपने को कहता है, वह भी गुलाम रहा है। तो उससे लड़कर आपने आजादी ले ली, तो क्या हमारे उस समय के जो नायक थे उनका रक्त मिट गया क्या इस देश में? सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ एक बार हमारे इस देश के यूथ को खड़ा होने की आवश्यकता है। और अब तो आ रहा है समय, आप लोग अपने जो मजदूर हमारे लौट रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनको सहयोग करिए। देखिए बाहर के फैक्ट्री वाले लोग कैसे गिड़ाते हुए आप तक आते हैं। हमारे यहां पैसे की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो वह कमी है माननीय लोगों का अब तक जो होते आया है कि जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको वोट मिलता रहे और माननीय बनते रहे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आम लोगों की जो बातें हैं, फैक्ट्री, रोजगार, यह उनका मुद्दा क्यों रहता? इसलिए मुद्दा नहीं बना कि वो आश्वस्त हो चुके हैं कि हम लोग लाख हल्ला कर रहे हैं, लेकिन समय आएगा तो फिर वही चीज लोग कर लेंगे। लेकिन बिहार के माटी के यूथ, सामाजिक लोग, एक बार निर्णय कर लो। सिर्फ एक बार निर्णय की आवश्यकता है और आप लोग ले रहे हैं। एक बार जाति पार्टी से ऊपर उठ जाइए। जो लोग जात की बात करता है उनको धीरे से कान के नीचे सड़काइए और कहिए
कि आप हमसे दूर बना लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है, सोशल डिस्टेंसिंग यदि करनी है, कोई कोविड-19 से सीखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। जाति, पार्टी और धर्म के नाम पर जात पात जो करने वाले लोग हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग ये कर लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है जाति पाति के करने की बात करने वालों से अपने आप को दूर कर लेना। यह भारत भूमि और बिहार की माटी से आवाज उठ रही है। कोरोना आया है, कोरोना जाएगा, कोरोना को तो मित्र बना कर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी है, जैसे लोग बीमार पड़ते हैं इलाज होगा उसका। और हमारे मेडिकल के क्षेत्र के जितने डॉक्टर हैं, पैरामेडिकोज हैं, वो युद्ध स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, बिना साधन का संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में लगा के कर रहे हैं। श्रेय सरकार को थोड़ी जा रहा है, श्रेय जा रहा है हमारे अपने मेडिकोज का जा रहा है। जितने प्राइवेट नर्सिंग होम है उनके पास पीपीई किट जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट नहीं है, साधन नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ को कोई सुविधाएं नहीं दी गई प्रोटेक्शन के लिए। यह हमारी स्वास्थ्य की तैयारी है। सैनिटाइजर डुप्लीकेट बट बिकने लगा, मास्क यूज किया हुआ बिक गया। अरे कहां है आप लोग? आंख का पानी तो सूख ही गया है, चर्चा ही करना आपसे बेकार है। व्यवस्था में बैठे हुए लोग वो इसलिए ऐसा दुस्साहस करते हैं कि उन्हें पता है कि उनके पास जो संजीवन बूटी है, वह संजीवन बूटी आपकी नैतिकता से बड़ी चीज उसके पास में है। आपकी नैतिकता चली जाती है तेल बेचने। लेकिन हर चीज का अंत होता है, पाप का अंत होता है, हर चीज का अंत होता है। ड्रग माफियाओं का साम्राज्य हमारे युद्ध में मिटाना है, राशन माफियाओं का। अब देखिए, दाल की बात किसी ने कम से कल पूछा था, दाल की बात सामने आई है। बाढ़ में चश्मा देखिए, आपके बाबा छोटी छोटी चीज़ों पर सुबह उठ करके हम पढ़ते हैं। एक खबर आई है, जन वितरण दुकान में पहुंची दाल। ये बाढ़ की सूचना है। बाढ़ अनुमंडल में जन वितरण प्रणाली दुकानों में उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए दाल की खेप भेजी गई है। हालांकि उपभोक्ताओं का आरोप है कि इस दाल की क्वालिटी घटिया है। इसे लेकर फोटो भी वायरल हो रहा है। कहने का मतलब कि एक कार्ड पर 1 किलो दाल देना है। वह भी ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि कहीं से आया है कि कोई पीला दाल कुछ चला था एक ज़माने में दिल्ली वगैरह में, यानी मटर वगैरह का दाल, पीली मटर की दाल। मेरे कहने का मतलब है कि कितना लोगों का मोरल गिरा है कि 1 किलो दाल देने की बात, वह दाल भी जब दिल्ली से चली तो या तो दिल्ली से ही बदलती चली आई या क्या हुआ पता नहीं, ऊपर वाला ही समझे। लेकिन 1 किलो दाल का भी क्वालिटी और 1 किलो दाल का भी पता नहीं। आप लोग पता करें कि रहर का दाल आना था कि मसूर का दाल आना था, क्या दाल आना था, लेकिन वह दाल भी गरीबों के थाली में पहुंचने से पहले ही उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। 1 किलो दाल से होगा क्या? नहीं, एक छोड़ दीजिए, 1 ही किलो दाल दे दिया उसने, तो कम से कम पहुंचने में 2 महीना लग गया। और जब पहुंचा है तो घटिया पहुंचा है। मैंने कहाँ, और फिर मैं दोहरा रहा हूं, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी 2 चीजें बिहार की माटी मांग कर रही, ड्रग माफियाओं के खिलाफ स्पेशल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल, और फिर ये राशन। हम अब तक चावल कर रहे थे, दाल की ही बात आ गई। यानी कहने का मतलब है कि आपका पकड़ ऐसे माफियाओं पर बिल्कुल अब नहीं रह गया है। आप सोशल दाल उठा के ले आता है, कहाँ बचता है? अरे ये तो जिस तरह से फीफो का खेल इस राज्य में चल रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो अनाज किसानों से सबसे पहले लिया जाएगा वही अनाज सबसे पहले बांटा जाएगा। तो फिर ये सड़ी गली अनाज आती कहाँ से है? तो आप समझ सकते हो कि फ्रेश माल मार्केट में, मार्केट का सड़ा माल गोदाम में, और गोदाम से राशन की दुकानों पर, और एकमात्र से बदनाम होता है कौन? वो डीलर। ये खेल जो है नीचे से नहीं चलता, ये खेल ऊपर से चलता है, ऊपर का खेल है ये। और यही कारण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को राशन के कालाबाजारियों के खिलाफ, ड्रग के कालाबाजारियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल
और स्पेशल कोर्ट गठन करने में परहेज हो रहा है। मैं बोलूंगा तो इसलिए बोलूंगा कि 22 साल का हमारा जो अनुभव है, मैं देख रहा हूं सारी चीजों को कैसे, तो बोलना तो पड़ेगा। फिर मैं चर्चा कर रहा हूं, स्नैक वेनम एंटी सीरम, वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है महाराष्ट्र की, भारत सीरम, जो पटना में पकड़ाया था। उसके सैंपल, इस पर लिखा था लोगों पर 1500 रुपये का री-स्टैंपिंग था। जिस कंपनी ने बनाया था उसने रिपोर्ट किया कि मैंने बिहार को एक वायल नहीं भेजा है, और जो मैंने रेट मेरा है उसने प्रिंट करके जो भेजा था, लोगो था उसका कवर पर, उसने कहा कि रैपर पर कि 601 रुपया में मैंने रेस्ट ऑफ इंडिया को दिया है और 572 रुपये में गुजरात को दिया है, बिहार को भेजा ही नहीं है। ऐसे लोगों का लाइसेंस भी जिंदा होता है, सांप काटने की नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ। ये लंबे समय से हो रहा है। एक्सपायर्ड दवाएं, और 2 दिन पहले एक्सपायर्ड दवाओं का आपको रैपर चेंज करके भर के दे दिया जाएगा, खाते रहिए। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार कभी आगे नहीं बढ़ती है। 2 चीजों के लिए बराबर मैं बोलता रहूंगा, और ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा। आप लोग यूथ याद कर लो कि ड्रग माफियाओं के साम्राज्य से यह राज्य कब मुक्त होगा, राशन के कालाबाजारियों से यह राज्य मुक्त कब होगा, इसका संरक्षक कौन से लोग हैं, क्यों नहीं पकड़े जाते ये। और एफआईआर का एक ड्रामा होता है। प्रसन्नजीत कृष्णा, बाबा हम सब का टीम धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, इरादा मजबूत है, युवाओं से अपील जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। जय हिंद, जय युवा, जय बिहार, जय भारत। चलिए प्रसन्नजीत जी, बहुत सही आपने कहा। तो आप लोग भी मेरे बारे में पता करिए, आप लोग भी पता करिए मेरे बारे में, क्योंकि मैं अपने 22 साल के जीवन में न डरा हूं न बिका हूं, और यही मैं अपने यूथ से आग्रह करते आ रहा हूं। जब ये 2 मूल मंत्र है, यह मंत्र जिस यूथ ने अपना लिया, तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम लोग जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, वो नहीं सुधर जाएगा। हम लोग फिर एक नए विषय के साथ और इस आग्रह के साथ कि जितने लोगों ने हमारे इस आज की बात को सुना है, एक पत्र जरूर लिख दीजिए। अभी तो पोस्ट ऑफिस वगैरह बंद है, आप ऑनलाइन जो है सभी जगहों पर, आप लोग तो ज़्यादा एडवांस है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्विटर अकाउंट पर भेज दीजिए, गृह मंत्री को भेज दीजिए, ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के यहाँ भेज दीजिए, बिहार में भेज दीजिए, सिमिलर जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करिए, मुख्यमंत्री को भेजिए, एक भेजिए कम से कम। और हम लोग, मैं भी, और हम भी भेजेंगे इसको। और एक चीज़ बहुत सफल हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है कि एकदम 5:30 बजे से लेकर जितनी देर मैं बोलता हूँ, ठीक कहा था पुरुषोत्तम जी ने, ये कुछ लोग सामने से देख रहे हैं, उससे कई गुना लोग पीछे से देख रहे हैं। अच्छी बात है, देखना चाहिए। और आप लोग भी इसको बात कर रहे होंगे कि मैं लूज टॉक नहीं कर रहा हूँ, न करूँगा, न किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिस सिस्टम का फेलियर हो रहा है इस देश में, जिस सिस्टम को फेल कर रहे हैं लोग, उसको बचाने के लिए तो मैं लोगों को जागरूक करूँगा, यह बहुत ज़रूरी है। चलिए, प्रसन्नजीत कृष्णा ने कहा पोस्ट ऑफिस शुरू हो गया, तो एक स्पीड पोस्ट ही कर दीजिए सब जगह, यह जाना चाहिए। चंद्रकांत मिश्रा जी, समस्या के साथ साथ सामाजिक योद्धा की तरफ से समाधान भी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांत मिश्रा जी, आप लोग जितना संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, मुझे पता है, और यही कारण है कि जब अच्छे लोग धीरे 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 कथित होते हैं, क्योंकि इसमें न मेरा कोई स्वार्थ है। यदि हमारे मजदूर जो मरे हैं उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा तो उसमें से 1 पैसा मुझे नहीं मिलेगा, पैसा मेरा वीकनेस कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर लगेगा कि जो एक जिम्मेवारी है सजग नागरिक की, वह मैं लगा रहा हूँ, यह जरूर लगाना चाहिए। हर लोगों की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि आप अपने परिवार के प्रति भी काम करिए,
लेकिन कुछ समय समाज के लिए जरूर दीजिए। तो उस कुछ समय से ही आप लोग एक पत्र लिख करके जरूर भेज दीजिए सभी जगह मैं जहां आग्रह किया हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, गरीब मरे हैं। आप जब पत्र लिखेंगे ना तो उनकी आत्माओं को, उनकी आत्मा जो है, जो अकाल मृत्यु हुई है, जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कल हमको बता दीजिएगा कि अकाल मृत्यु क्या होता है, या हमारे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। मैंने सुना था अकाल मृत्यु की बात। तो इनकी आत्माएं कम से कम जरूर दुआ देंगे कि नहीं, चलो कम से कम इस भारत की माटी पर कुछ लोग तो हैं जो हमारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुआ मिलेगी वैसे आत्माओं की। और हर रिलीजन एक्सेप्ट करता है कि आत्माएं अमर हैं। प्रसन्नजीत कृष्णा जी बोल रहे हैं, बाबा पीआईएल दाखिल करने का विचार किए हैं। ऐसा है कि पीआईएल जानते हैं क्या है? मुझे अब ये एहसास होता है कि हम लोग जो पीआईएल 22 साल तक किए, तो हम लोगों ने सरकार को सेफगार्ड कर दिया। सरकार, हम लोग कोर्ट जाते हैं, सरकार अपने मन से करेगी नहीं, और यदि कुछ होता है तो हम लोग पब्लिसिटी के लिए भी काम नहीं किया आज तक। कहीं गलती से 1-2 लाइन खबर छप गई, लेकिन जब सड़कों पर बोलिएगा ना, और मुझे कितनी बार, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कहा, प्यार से कहा कि बाबा जी सरकार का कितना काम हम लोगों से करवाइएगा। अब हर मामले पे कोर्ट आते हैं, तो हम लोग कोर्ट जाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन यह कोशिश जरूर होगी कि सबसे पहले जहां से जो सिस्टम पूरा नियंत्रित होता है वहां पर अपने बच्चों को भेजने के लिए हम लोग कोशिश करें। इसका सबसे बड़ा निदान यही है। आप में से जो लोग वहां जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप इतने खुदगर्ज हो जाएंगे कि आप के को भेजने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, भूल जाएंगे कि बाबा ने क्या क्या हम लोगों से कहा था। हम यही ना कह रहे हैं कि ड्रग माफियाओं का साम्राज्य खत्म हो, इस राज्य में ड्रग का नकली कारोबार जो है वो बंद हो जाना चाहिए। गरीबों का अनाज छीनने, नेट बोरिंग बंद पड़ा हुआ है, 5 साल से मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। राजकीय नलकूप जो है किसानों के सिंचाई के लिए आज ही बंद। अरे कितना लड़िएगा? ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास में है कि बिना इस्तेमाल किए हुए करीब 38-40 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया इस देश में। इसलिए हम लोग जहां से व्यवस्थापिका कार्यपालिका का जो मामला है, और आप जब व्यवस्थापिका कार्यपालिका को में स्ट्रांग पोजीशन बनाएंगे तो निश्चित तौर पे सुधार की प्रक्रिया चारों तरफ चलने लगेगी। बच्चों के लिए विद्यालय हो जाएंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था। आज हम लोग, खबर आ रही है कि पूरे बिहार के 38 जिले में, बहुत सारे जिलों में तो वेंटिलेटर लोगों ने देखा ही नहीं है, डॉक्टर ने नहीं देखा है, और हम वेंटिलेटर के लिए आवाज लगाते रह गए। 8 वेंटिलेटर पीएमसीएच में सूख गया, कार्टून से नहीं खुला, और व्यवस्था हमारे ही खिलाफ लड़ती है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सूबे के मुखिया से मांग करता हूं कि जरा सा भी नैतिकता बची है तो कम से कम 6 को मेडिकल कॉलेज में 5 साल का करा लीजिए ना। जितनी मशीनें खरीदी गई हैं, बीएमएसआईसीएल ने जो मशीन उपकरण भिजवाया है उसकी जांच करा लीजिए, लेकिन जांच कमेटी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को रखिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिना मशीन चलाए हुए एएमसी सीएमसी का भुगतान आपकी व्यवस्था में होती रही है। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान जीतता है तो उसकी वाहवाही होती है, और यदि फेलियर होता है तो किसी भी राज्य के मुखिया को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं इसी के साथ। आप लोग जब जुड़ते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है, और आप लोग एक बात के लिए निश्चिंत रहिए, अंतिम सांस तक जो मेरा सिद्धांत रहा, संघर्ष का संघर्ष करते रहेंगे, सच के लिए जाने जाते हैं सच बोलते रहेंगे, न डरेंगे न बिकेंगे। और यही आवाज हम अपने सामाजिक योद्धा से, यूथ से, सबसे लगा रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात भी बता रहा हूं, मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारी पार्टियां अपने अपने यहां सामाजिक योद्धाओं का एक विंग तैयार कर रही हैं। यह आपकी बहुत बड़ी सफलता है। जब से हमने सामाजिक योद्धा सम्मान समारोह की शुरुआत की, अब यह इतना चर्चा में आ गया सामाजिक योद्धा कि कुछ पार्टियां इसके लिए अपने अपने पार्टियों में एक विंग बना रही है सामाजिक योद्धा। यह आपकी सफलता है, यह गुड्डू बाबा की सफलता है, इस बिहार की माटी की सफलता है। चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं। जागा बिहार नया बिहार, जागा बिहार नया बिहार। बिहार के यूथ ने ठाना है बंधुआ मजदूरी मिटाना है, बिहार के यूथ ने ठाना है बंधुआ मजदूरी मिटाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग
वर्क इज वर्शिप के पुजारी हैं, पुजारी रहेंगे। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, यही हमारी है। और चलते चलते, चूंकि यह इसलिए मौका मिला है कि कोरोना और कोविड-19 के चलते हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो हम लोग कोरोना को अब हम लोग मित्र बना लें। डरना नहीं है, सुरक्षा के लिए मास्क पहनना है। और हम लोग का अब गमछा जो है प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी पॉपुलर कर दिया। एक गमछा कम से कम लीजिए, लेकिन पीला लाल हरा मत लीजिएगा, बिहारी कल्चर में तो बिल्कुल व्हाइट गमछा लीजिएगा, सफ़ेद गमछा, सफ़ेदी का प्रतीक हो, वो स्वच्छता का प्रतीक हो। आप लोग या तो मास्क लगाइए या सफ़ेद गमछा लीजिए, लेकिन गमछा लीजिएगा तो सफ़ेद लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं जागा बिहार, नया बिहार के प्लेटफॉर्म पर। सभी हमारे युवा जो देख रहे थे उनके प्रति आभार। आप लोग आगे बढ़िए, आपके ही हाथ में इस भारत भूमि और इस राज्य की भूमि, राज्य की माटी आपके ही हाथों में सुरक्षित रहेगी। और जब जब यूथ हमारे आगे आए हैं, 47 हो, 74 हो, इतना ही नहीं, विश्व के किसी कोने में, चाहे अमेरिकी पुनर्जागरण का मामला हो, फ्रांसीसी आंदोलन का मामला हो, कहीं भी आंदोलन हुआ तो यूथ ने ध्वज को उठाया और अंतिम पड़ाव तक पहुंचा दिया। आप लोग निश्चित तौर पे बिहार का जो मामला है 2020 का, आप लोग ध्वज को फहरा देंगे, इस राज्य के सबसे पवित्र स्थल। आप लोग याद करिए, ठीक विधानसभा के सामने 7 लोगों ने शहीद स्मारक पर झंडा फहराया था, उसी तरह से विधानसभा के 243 सीटों पर जाकर हमारे यूथ वहाँ झंडा फहरा दीजिए। यही इस माटी की सबसे बड़ी मांग है हमारे राज्य के युवा और सामाजिक लोगों से। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।